हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस और टू द प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ डिकंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जो तीनों स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है हमारे उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आज हमने क्या टॉपिक लिया है कि व्हाई नॉर्थ ईस्ट इज़ प्रोन टू फ्लड्स। नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड्स आते हैं वो क्यों नॉर्थ ईस्ट हमारा प्रोन है। देखिए, ये जो गंगा जमुना प्लेन हो गया या हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया या हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया, उड़ीसा हो गया, दूसरे कोई भी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे जो फ्लड्स आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड्स आते हैं उनमें बहुत सी डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम एनालिसिस क्या करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्लड्स में ऐसा क्या है जो कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आसाम जहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली है और उसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब क्यों इतने फ्लड्स लेके आते हैं आसाम में। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला स्टार्ट करते हैं कि फ्लड क्या है। देखियो, कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है ना, आपको ज्योग्राफी में जनरली सवाल आता है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में सवाल आता है, तो जब ऐसा पूछता है कि व्हाट इज़ फ्लड, व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट इज़ वोल्केनिज्म एटसेट्रा वगैरह, तो पहले आपको इंट्रो में ना डेफिनेशन लिखना पड़ता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन यह है कि फ्लड एक ऐसा डिजास्टर है जहाँ पे क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होता है उस एरिया में जो कि नॉर्मली ड्राई रहता है। ठीक है, उसको हम फ्लड बोलेंगे। तो कोई भी नॉर्मल एरिया है जो कि आम कंडीशन पर ड्राई रहता है, बट अब क्योंकि बारिश की वजह से या किसी दूसरे चीज़ की वजह से वो क्या हो रहा है, जो लैंड में पानी कभी भी फ्लो नहीं होना चाहिए वहाँ पे फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्लड। फ्लड के साथ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है बार बार, वो है अर्बन फ्लड। ठीक है, अर्बन फ्लड का सिंपल मतलब ये है कि फ्लड इन सिटीज़। ठीक है, फ्लड इन सिटीज़ या फिर अर्बन जो एरिया है वहाँ पे जो भी फ्लड होता है उसको हम बोलते हैं अर्बन फ्लड्स। ठीक है, तो उसका भी एक सिंपल डेफिनेशन है। अर्बन फ्लडिंग इज द इनयूटिलाइजेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन सिटीज और अदर बिल्ट एनवायरमेंट्स प्राइमरीली कॉज्ड बाय रेनफॉल और कोस्टल स्टॉर्म्स सजेस्ट दैट ओवरवेलम द ड्रेनेज सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी जो हम पढ़ रहे थे फ्लड, जनरल फ्लड पढ़ रहे थे, वहाँ पे तो हमें पता है कि रेन की वजह से या दूसरा जो हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म हुआ उसके वजह से ये हो रहा है। बट सिटीज़ में जो अर्बन फ्लड है उसमें एक चीज़ और ऐड होगा, वो क्या है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो फ्लड आ जाते हैं, बारिश तो हो रहा है, स्टॉर्म्स आए हुए हैं, ठीक है, साइक्लोन्स आए हुए हैं मान लो, बट अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक की वजह से वो फ्लड होना स्टार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे अर्बन फ्लड। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, इस पर भी सवाल आ चुका है प्रीवियसली, तो आप थोड़ा देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब नॉर्थ ईस्टर्न केस को हम लेते हैं, सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है। ठीक है, देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हमें समझने के लिए पहली बात तो हमें नॉर्थ ईस्ट का जियोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है, जियोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या फिर जिसको सिंपली हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी कैसा है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, देखो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो देखो, आपको पता है जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, हिमालयाज़, उनका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है या फिर जो उनका ईस्ट की तरफ वो बड़े हैं, वहीं पे हमारे क्या है, यही हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, अब जब आपको पता होगा कि हिमालयाज़ फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले एक चाइना हुआ करता था या फिर चाइनीज़ प्लेट, उसको तिब्बतियन प्लेट भी बोल देते हैं, और यहाँ से क्या हुआ, इंडिया ऐसे करके आके फिर यहाँ पे टकराएगा चाइना में। तो जब टकराएगा तो क्या होगा, हमारे हिमालयाज़ ऐसा बनेंगे और इंडिया फिर एशिया का पार्ट हो जाएगा। ऐसा करके हम देख रहे थे ये होगा। अब जब ये टकराया ना तो क्या हुआ, देखो प्लेट ऐसे गया और जब वो चाइना से टकराया तो हिमालयाज़ तो फॉर्म हो गए, जिनको हम ईस्टर्न हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, बट एक दूसरा चीज़ भी क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं राजमहल गैरो गैप। ठीक है, मैं लिखता हूँ राजमहल गैरो गैप। क्या है ये गैप, देखिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा है तिब्बतियन प्लेट हो गया। ठीक है, इंडियन प्लेट ऐसे आया और वो ऐसे सीधा उससे टकराया। जब इंडियन प्लेट ऐसे टकराया तो वो जब टकरा के क्या हुआ, इंडियन प्लेट इस तरफ थोड़ा झुक गया, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये देखिए इस तरफ ये थोड़ा झुक गया, यानी ये जो प्लेट अभी टकराया, ये जो इस तरफ जो है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये हमारा ईस्टर्न हुआ, तो ईस्ट के तरफ हमारा जो प्लेट है, टिल्ट है, ऐसे टकराया है, वो इस तरह से घूम गया। जैसे ही वो घूम गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, मिटा देते हैं, फिर से मैं करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हिमालय जैसे हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया हुआ,
ये हमारे नॉर्थ ईस्ट। देखिए जब ये टकराया ना, तो हमने अभी बात किया कि जब ये टकराएगा तो ऐसे घूम जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ वो क्या हुआ, हल्का सा उसका टिल्ट हो गया। जब टिल्ट होगा उस तरफ तो क्या हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। गैप मतलब वो जो इलाका था, ये मान लेते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो जब टकराए ऐसे, ये ऐसे हो गया, गैप बन गया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मालदा गैप, यानी एक डिप्रेशन जैसा यहाँ पे बन गया। इसको आइदर मालदा गैप भी बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है राजमहल गैरो गैप, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं गैरो हिल्स है और इस तरफ हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे राजमहल हिल्स है, इसी वजह से बोला जाता है। जब ये पार्ट ऐसे, जब ये ऐसे हो जाता है ज़मीन ऐसे, तो आपको पता है अगर रिवर कहाँ से फ्लो होता है, जहाँ पे ज़मीन थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है या फिर जहाँ पे डिक्लाइन होता है, उसके तरफ रिवर फ्लो होता है। तभी आप एक चीज़ ये नोटिस करोगे कि जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, गंगा यहाँ से फ्लो करके आ रही थी ना ऐसे, तो उसको तो सीधा चला जाना चाहिए था, बट वो क्या होता है, वो ऐसे घूम के इधर होके बांग्लादेश में घुस के आती है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्रा तो भाई चाइना से जा रहा था ऐसे पास होके, वो भी फिर ऐसे घूम के फिर क्या होता है, वो गैप से घुस जाता है, क्योंकि वहाँ का ज़मीन ऐसे डिप्रेस्ड है। फिर यमुना निकली यहाँ से, यमुना का भी क्या हुआ, वो ऐसे जोड़ के फिर जाके बांग्लादेश में मेघना पद्मा के नाम से वो फिर फ्लो होने लगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्रिब्यूटरी हुए जो हमारे आपके जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के, वो सारे क्या करते हैं, ऐसे ही आके यहाँ पे ऐसा करके जुड़ते हैं। अगर आप देखना चाहें इमेज, तो यहाँ पे आप देखिए ये कैसे हो रहा है। ये जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रुकिए मैं इरेज करता हूँ, ये जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है मालदा गैप। समझ पा रहे, देखिए गंगा इधर से आया घुस गया, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आया, वो बाराक रिवर यहाँ से गया, मेघना रिवर हुआ, सुरमा रिवर हुआ, वगैरह वगैरह, सुब्रांसी, लोहित, ये सारे रिवर्स का आप डायरेक्शन देखिए, यहाँ से वो घूम जाते हैं, ठीक है। तो वो गैप हुआ पहली बात। तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा क्या, कि जो जियोलॉजी है नॉर्थ ईस्ट का, वो ऐसा है कि वो क्या करता है, वो रिवर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने जियोलॉजी में ये देखा कि जो मालदा गैप लिख लेता है हम, मालदा गैप जो है उसके चलते क्या होता है, जो रिवर्स है, रिवर्स जो है वो क्या होता है, इसके तरफ अट्रैक्ट होके इसी के थ्रू क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम ये देखते हैं, क्योंकि हिमालयस है, हिमालयस, तो यहाँ के जो रिवर होंगे वो क्या होंगे, वो पेरेनियल नेचर के होंगे। पेरेनियल रिवर्स मतलब वो रिवर्स जिनका कि पानी का जो वॉल्यूम है और जो स्पीड है, वो चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, बारिश में तो बढ़ ही जाता होगा, पर कोई सीजन पे उनका इफेक्ट नहीं रहता, हमेशा वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, उनको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, जो कभी सूखते नहीं है। सिंपल मतलब ये होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं ये मानसून। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप फिर से वापस ज्योग्राफी में हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं रफली नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं ऐसा करके मैंने ड्रॉ किया, और जब आप माउंटेन्स को देखोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, माउंटेन्स को देखोगे यहाँ पे, तो ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, ये 3 हिल्स हुए। फिर यहाँ से है मिजो हिल्स, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम, उसके बाद दाफला, मीरी, एबोर, मिसमी, ऐसे करके बहुत सारे हिल्स हैं, एंड देन आपका क्या है, ये आपका हिमालयस है। तो इस तरह से जब माउंटेन्स इतने सारे हैं, और इंडिया में जो रेनफॉल होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये हुआ। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या है कि इंडिया में जो बारिश होता है ना, वो क्या होता है, क्लाउड्स जब माउंटेन से टकराते हैं, तो जिस साइड से वो टकराते हैं, मान लेते हैं इस तरफ से वो फ्लो हो रहा था, तो जिस साइड से वो माउंटेन से टकराते हैं उसी साइड वो बारिश करते हैं। ये जो माउंटेन से टकरा के जो बारिश होना, इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, और ये इंडिया में होता है। अब क्या होगा, मान लेते हैं जब मॉनसूनल विंड्स आएंगे और जब वो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा करके घुसते हैं, ठीक है, ऐसा करके जब मॉनसूनल विंड्स घुसते हैं, तो क्या होता है, इतने सारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं कि यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकरा के वो क्या करते हैं, उसी पे उनको बाहर निकलने का गैप नहीं मिलता, ठीक है। और ये जो बार बार घूम घूम कर टकराना, उसको हम बोलते हैं फनलिंग इफेक्ट, ठीक है, फनलिंग इफेक्ट, ये होता है हमारे मानसून में। और क्योंकि वो इतने देर तक वहाँ पे रहते हैं, इसी वजह से हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में जो चेरापूंजी है, ठीक है, और जो आपका है ये
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट का नाम है मेघालय। मेघालय क्या मतलब है, मेघ आड़य, इसका मतलब होता है जो मेघों का घर है उसी को बोला जाता है मेघालय। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना बारिश होता होगा। तो मॉनसूनल जो रेन है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब क्या होता है, आप खुद सोचो, रिवर्स अभी हमने देखे थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि रिवर जो थे वो क्या हो रहे थे, वो यहाँ से आके आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ऐसा करके जा रहा था, गंगा यमुना और बाकी उसके ट्रिब्यूटरीज जो अभी हम देख रहे थे वो सब यहाँ से पास कर रहे हैं, रिवर भी पास कर रहे हैं इतने सारे, बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा है। जब ये सब होगा तो आपको नहीं लगता कि जो रिवर का जो कोर्स है वहाँ से इजीली जो पानी है थोड़ा सा ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो क्या होंगे, रिवर का जो बैंक है उसको क्रॉस कर जाएंगे और फिर वहाँ से फ्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट गए। तीसरा पॉइंट देखिए, रिवर इंस्टेबिलिटी। ये क्या चीज़ है, रिवर इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ना, जो हिमालयन रिवर्स होते हैं आपके, ये पहली बात तो जब ऊपर से आते हैं तो ये बहुत स्पीड से क्या होता है, फ्लो होते हैं। इनका फ्लो होने का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पेनिनसुलर रिवर्स के मुकाबले। जब इतना स्पीड होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इरोजन है ये भी वो ज़्यादा कर रहे होंगे। और जब इरोजन वो करके आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो बैंक्स हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको डिपॉजिट भी करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये करके ऐसा करके रिवर फ्लो हो रहा था, अब सेडिमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे आके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो था उसको यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब जब पानी का फ्लो यहाँ पे ब्लॉक होगा तो जो पानी है वो ओबियसली क्या होगा, दोनों तरफ वो क्या करेंगे, अपने बैंक्स के दोनों साइड चले जाएंगे। तो इससे भी क्या हो सकता है, हमारा फ्लड का कंडीशन फिर से बनेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ इसमें और क्या है, सेकेंड चीज़ इसमें यह है क्योंकि बारिश रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसके चलते आपका होता है लैंडस्लाइड। और हमें पता है लैंडस्लाइड होने के लिए जो रीज़न है वो जनरली 2-3 रीज़न होते हैं। पहला तो है रेन जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता ही है। सेकेंड रीज़न है सेस्मिसिटी। सेस्मिसिटी मतलब ये होगा कि वोल्केनिक जो अर्थक्वेक जहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं। और हमें पता है हिमालयन जो रीजन है वहाँ पे वो सेस्मिसिटी रहता ही है ना, अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। तो वहाँ से भी ये दोनों से क्या होता है, पत्थर या फिर कोई पेड़ पौधा या मिट्टी बहुत सारा, ठीक है, वो सब आके वापस से इसको चोक कर सकते हैं, रिवर के जो फ्लो होता है उसको चोक कर सकते हैं। तो फिर से हमारा क्या चांसेस बन जाएगा, हमारा फ्लड होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख रहे थे रिवर इंस्टेबिलिटी में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बहुत पुराना है, ठीक है। क्या नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं लगता डैम्स होंगे, हैं? नॉर्थ ईस्ट में एम्बार्कमेंट्स भी हैं, बैरेजेस भी हैं, बट ये सब का अगर आप एवरेज ईयर निकालोगे कब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था तो आपको पता लगेगा कि ये अराउंड 1960s के अराउंड ये सब कंस्ट्रक्ट हुए थे। अब जब इतना ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है तो वो जिस एफिशिएंसी के साथ वो काम करना चाहिए वो उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता है, ठीक है। कई बार ये फेल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इनमें लीकेजेस होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है। तो जो पर्पज़ से इनको बनाया गया वो अभी उसको सर्व नहीं कर पा रहे। उसके अलावा एक और फेनोमेनन है जिसको बोलते हैं सिल्टेशन, ठीक है। सिल्टेशन क्या मतलब होता है सिल्टेशन का, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे डैम बनाया, ठीक है, तो रिवर जो यहाँ से फ्लो होके आ रही है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी, है ना, और सेडिमेंट्स को वो क्या करेगी, डैम के नीचे ही जमा करेगी, क्योंकि डैम पे तो यहाँ पे गेट्स होंगे ना, सिर्फ गेट से ही पानी बाहर निकल सकता है। तो वो क्या करेगी, अपने सेडिमेंट्स को वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। अब अगर वो सेडिमेंट्स को धीरे धीरे करके डिपॉजिट करने लगे, इस तरह से दिखते हैं बॉक्स की तरह से, पानी यहाँ से आया, 5 साल में यहाँ तक सेडिमेंट्स भरा, और 2 साल में यहाँ तक, और 2 साल में यहाँ तक, ऐसे करके ईयर बाय ईयर क्या होगा, सेडिमेंट्स का लेयर बनता जाता है। तो क्या होता है, डैम का जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी ये धीरे धीरे घटता है। और अभी हमने देखा रिवर इनस्टेबल है, स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इरोजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो सिल्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। तो जो कैपेसिटी होना चाहिए वो भी क्या होता है, जितना एवरेज रेनफॉल है उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे तो रिवर क्या करेगी, फिर से ये जो डैम्स, एम्बार्कमेंट्स या फिर बैरेजेस हैं उनको वो क्रॉस करके फ्लड ले आती है। लास्ट पॉइंट हम ये देख रहे हैं, लैंड एनक्रोचमेंट। इसका सिंपल मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बट हमें पता है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लाइक लैंड, फॉरेस्ट, ये सब लिमिटेड है। और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड करता है एग्रीकल्चरल लैंड, वो ऑटोमेटिकली डिमांड करता है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वो डिमांड कर रहे हैं। और जब ये सब को डेवलप किया जाता है तो कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जाम्पल, जो नेचुरल ड्रेनेज है, ठीक है, नेचुरल ड्रेनेज, उसको हम एनालिसिस नहीं करते कि भाई अगर यहाँ से नेचुरल ड्रेनेज है, बारिश का पानी ऐसे करके फ्लो होकर आता है, तो इसके पाथ में हमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करना चाहिए। बट वो जो नेचुरल ड्रेनेज है या फिर जो नेचुरल टोपोग्राफी है, उस एरिया का जो ज्योग्राफी है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते। तो होता क्या है, ये बिल्डिंग्स पानी को ब्लॉक करते हैं, ड्रेन्स चोक हो जाते हैं और फिर फ्लड्स आने लगते हैं। इसके अलावा सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, उसको हम नहीं देख रहे। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो पानी जो इजीली फ्लो हो जाना चाहिए था वो क्या हो रहा है, वो फ्लड के रूप में आ रहा है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीज़न होगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो आपका पानी जो फ्लो हो रहा था उसको पेड़ पौधे से टकरा के अपना उसका जो स्पीड कम हो रहा था, जो सिल्टेशन, इरोजन, वो सब स्पीड उसका स्लो हो रहा था, वो प्लांट्स ना होने के कारण वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा 5 रीजन दिखे। एक इसमें रीजन था हमारा जियोलॉजी, मॉनसून, रिवर इंस्टेबिलिटी, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड एनक्रोचमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सारे रीजन्स हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मालदा गैप, या फिर जिसको राजमहल गैरो गैप भी बोला जाता है। आगे जब हम जाएंगे तो हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको लगेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, बट एज एस्पिरेंट्स हमें दोनों एंगल देखने पड़ते हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ठीक है, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपको पता है। सबसे पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो है लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, वेल्थ, जो आपके स्टॉक एनिमल्स हैं वो सब आपका लॉस होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ और क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस, क्या क्या इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। पहली बात तो जो घर है या फिर बाकी जो आपके गाड़ी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे एसेट्स आपके कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अगर आपका लाइवलीहुड उन पे डिपेंडेंट था, लाइवलीहुड आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। बहुत लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है और उनको रिहेबिलिटेशन मिल नहीं पाता है, रिलीफ मिल नहीं पाता है। इसके अलावा 2023 में ना एसबीआई ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, इंडिया में जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उससे कितना खर्चा होता है वो उन्होंने एस्टिमेट करने का कोशिश किया था। और 2023 में जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको मिला कि तकरीबन 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हमारा फ्लड के चलते लॉस होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये कितना सिग्निफिकेंट लॉस है, आप ये सोच सकते हैं। और क्या लॉस होता है, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के ऊपर तो सबसे बड़ा आता है, क्योंकि जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जो पानी के चलते फैलते हैं और पैदा होते हैं, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें जो क्या होती हैं, ये सब जो डिजीजेस हैं ये सब क्या होते हैं, वो फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होता ही है। ठीक है, ये तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। इसके साथ में बड़ा क्या है पता है, नॉर्थ ईस्ट एक हॉटस्पॉट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। काजीरंगा जैसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे ही लोकेटेड है, काजीरंगा जैसे एक नेशनल पार्क हुआ, तो नामचाबर हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, उस तरह के जो वो हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं जैसे राइनोसॉर्स ज़्यादा मिलते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स वहाँ पे हैं। तो उन सब में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बोथ एनिमल एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स, ये सब होता है। उसके अलावा इसके चलते क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जनरली लोग भूल जाते हैं, ये पॉइंट को मेंशन करना, जो कि है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जंगल में पानी भरा रहता है तो क्या होता है, जंगल से जानवर बाहर आके गांव में घुस जाते हैं, है ना। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा केस क्या देखने को मिलता है पता है, स्नेक बाइट।
एलिफेंट घुस आते हैं, ठीक है। बाकी जंगली जानवर भी क्या होते हैं, घुस आते हैं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कई बार ह्यूमन लाइफ खतरे में आता है, कई बार एनिमल के लाइफ खतरे में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हुए आपके नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है फ्लड आने से? आपको तो पता है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सॉरी हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यूपी बिहार, वो सब फ्लड प्लेन्स हम बोलते हैं उनको, फ्लड प्लेन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी फ्लड आता है वो एक नया लेयर का मिट्टी जो है जिस एरिया पे वो आया है उस पर वो जमा कर देता है, जो सेडिमेंट्स वो बहा के लाता है। इसके वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी वो सॉइल का ज़्यादा होता है और वो सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये एक बात हुआ, एलुवियल सॉइल उसको हम बोलते हैं। ये पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये हमें देखने को मिलता है। थर्ड हमें ये देखने को मिलता है फिशिंग इंडस्ट्री जो है, फिशरी, इसमें एक बूस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जब इतना पानी आता है तो जो वाटर एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो, जनरली फ्रेश वाटर में क्या होता है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ट्रिगर हो जाता है, वो और एग्रेसिवली प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, फिशिंग जो है वो बढ़ जाता है कई बार, और इसके चलते क्या है, वो लोकल इकोनॉमी को कई बार फ्लड के बाद बूस्ट करने में लोकल इकोनॉमी को मदद करता है, ठीक है। तो ये सब हम इम्पैक्ट देख रहे थे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्टेप्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। पहला स्टेप क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। इसको ना 1945 में बना दिया गया था और इसका पर्पस क्या है, फ्लड मिटिगेशन, ठीक है। फ्लड मिटिगेशन करना, इरिगेशन को देखना, डैम्स के ऊपर सर्वे करना एट्सेट्रा, ये सब के लिए बनाया गया था सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अपना गाइडलाइंस इशू करती है, गाइडलाइंस वो अपना इशू करते हैं ताकि उससे क्या हो सके, लोगों को बीच में अवेयरनेस आ सके कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। नेक्स्ट है आपका फ्लड वेदर फोरकास्टिंग, ये न्यूज़ वगैरह चैनल सब करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी पहले से वार्निंग वगैरह इशू कर देती है। फिर पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हमेशा लॉन्च करती है। क्या क्या होता है उसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें होता है रिलीफ, उसमें होता है रिहेबिलिटेशन। ये सब कहाँ पे किया जाता है, आपका पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद होता है ये कोऑपरेशन विद दी नेबरिंग कंट्रीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि आप देखोगे ऐसा बहुत सारे रिवर्स हैं जो इंडिया में फ्लो होते हैं जो कि मल्टीनेशनल हैं। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा क्या है, वो आपका इंडिया में फ्लो होता है, चाइना में फ्लो होता है, सबसे पहली बात तिब्बत जिसको बोलते हैं। सेकंड वो इंडिया में फ्लो होता है, और थर्ड वो क्या होता है, बांग्लादेश में भी वो फ्लो होता है। तो अब क्या है, अगर इंडिया कभी भी कोशिश करता है ना कि मैं क्या करूं, नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करूं, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो हमेशा से बांग्लादेश अपोज करने लगता है कि भाई अगर तुम वहाँ पे पानी को रोक लोगे तो हमारे यहाँ पे पानी कम आएगा, और अगर हमारे यहाँ पे पानी कम आएगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो कंट्रीज के बीच में जो मल्टीनेशनल रिवर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट हमेशा से क्या करती है, कोशिश करती है। और हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है हमारा उसको रिन्यू करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे कंट्रीज़ हैं भूटान, नेपाल, चाइना और हमारे बांग्लादेश, ठीक है। ओके, पाकिस्तान के साथ भी होता है, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी भी है उनके साथ में, ठीक है। उसके अलावा नीति आयोग ने क्या किया था, नीति आयोग ने ये प्रपोज किया था 2 स्टेप एजेंडा इन देयर रिपोर्ट कि हम 2 तरह से और मेजर्स फ्यूचर में हम ले सकते हैं। क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने क्या किया था, एक मैप निकाला था जिसका उन्होंने नाम रखा था फ्लड जोनिंग। मतलब क्या है, कौन से इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पे फ्लड आने का चांसेस है, उसका उन्होंने एक मैप प्रिपेयर किया था। तो अभी हम नीति आयोग क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में उन्होंने बोला ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो फ्लड जोनिंग जो मैप रिलीज किया था उसको हमेशा से जब भी हम कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर रोड वगैरह बनाने में जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करें तो हम इसको जरूर ध्यान में रख के करें, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा कि फ्लड जोनिंग हमें करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट होगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमें और क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेस पानी को क्या करेगा, अपने में कॉन्फाइन करके रखेगा और धीरे धीरे वो परकुलेट होके ग्राउंड वाटर को जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स ये क्या होता है, मान लेते हैं कि इस तरफ से हमेशा से पानी आता है, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और वो जो प्लांटेशन एक्टिविटी होगा वो जनरली 2 से 3 लेयर में होता है। मतलब पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे बुशेस लगाएंगे, बुश जिसको बोलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसे पेड़ को लगाएंगे सेकंड में जो कि क्या हो, उनका हाइट मीडियम हो, और फिर ऐसे पेड़ को लगाएंगे जो कि उससे थोड़ा बड़ा हो। तो 3 लेयर्स में होता है, ताकि पानी या हवा जो भी यहाँ से क्रॉस करने का कोशिश करे वो इनसे पहले टकराए और फ्लड या फिर बाकी सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनसे हमें राहत मिल सके, ठीक है। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं, इसका हम कर सकते हैं पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब वगैरह हम लॉन्च कर सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में हमारा क्या आएगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस जो अभी हम बात कर रहे थे ये भी इसमें आ जाएगा। एक होता है आपका सैटेलाइट इमेजिंग, ये सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में हम क्या देख रहे थे, ये 2 तरह के हम स्टेप ले सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।